हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. शादी सकुशल संपन्न हुई। आज से आप पतित हैं। पंडित जी के यह शब्द सुनते ही मीरा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक सी गई हैं। वहां मौजूद ऋषभ अखूजा के दोस्तों ने उसे बधाइयां दी, लेकिन वो आंखें झुकाए हाथों में लगी, मेहंदी को घूरने लगी। अचानक उसने सर उठाया तो उसकी नजरें ऋषभ अखूजा से जा टकराई, जो ना जाने कब से उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल धड़क उठा। वो अपने सारे हक उस इंसान के नाम लिखवा चुकी थी, मगर उसकी आंखों में कोई खुशी छा थी। उसकी ठंडी काटदार निगाहों ने पल भर में मीरा की जान निकाल ली थी। तो उसने घबराकर निगाहें झुका ली। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई जब उसने ऋषभ को अपनी ओर आते देखा। ऋषभ बखूजा, उसके दिल की कैफियत से अनजान, अपने होंठ सख्ती से भीते हुए उसके करीब बैठा और फिर उसे देखे बगैर सरगोशी के अंदाज में बोला, अंदर जाओ। मीरा ने सर उठाकर उसे देखा। उसके इतने अजीब रवैये पर उसे हैरत हुई। कुछ देर पहले जब वो हवाओं में उड़ रही थी कि कितना खूबसूरत मर्द उसके नसीब में लिखा जा चुका है, अब उसके ठंडे अंदाज पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अचानक ही मीरा की सख्त साइंस ने उसके मन में खतरे का अलार्म बजाया था। वो अपना भारी कामदार लहंगा संभाल कर उठी तो ऐसा लगा जैसे पाँव में जान ना हो। उसने चोर घाव से लापरवाह बने बैठे ऋषभ को देखा कि शायद वो उसके साथ चले, मगर वो तो लापरवाह बना बैठा रहा। तो उसने लहंगा पैरों से जरा सा ऊपर किया और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे ऊपर वाले पोर्शन पर जाना था। ये एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें फर्स्ट फ्लोर ऋषभ और का था। नीचे गार्डन एरिया में उन दोनों की शादी का इंतजाम किया गया था। शादी के बाद वो लोग उठकर अंदर हॉल में आ गए थे। फिलहाल नीचे वाला फ्लैट खाली पड़ा था। हर कदम उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। जबकि ऋषभ ऊजा अपने दोस्तों को और पंडित जी को बाहर छोड़ने चला गया था, तो एकदम यह सोचकर उसे शर्म आने लगी कि अब वो और ऋषभ आहूजा अकेले इस घर में मौजूद हैं। इससे आगे उसे कुछ भी ना सोचा गया, लेकिन आगे आने वाले पलों का सोचकर शर्म का रंग उसके चेहरे पर बिखरने लगा था। मीरा मुश्किल से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची तो वहां लाइन में बने हुए 3 कमरे उसे दिखाई दिए। कमरों के सामने ही एक बड़ा सा हॉल था, जहां दीवार पर एक बड़ी सी एलसीडी और बेहद खूबसूरत अंदाज में उस डाइनिंग हॉल को सजाया गया था। नरम गोदाज सोफे, दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स। यह 3 कमरों का फ्लैट अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। और यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ की सजावट, यहाँ के रहने वाले के शौक का पता दे रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। ये आज से यह सब कुछ उसका था, जिसे वह अपने तरीके से सेट करती। यह ख्याल आते ही उसके नरम होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई थी, इस बात से बेखबर कि जो सुनहरा सपना वह अपने मन में सजा रही थी, जो कुछ देर पहले आंखों में ठहरा हुआ था, ऋषभ उस सपने को नोच कर फेंकने वाला था। 3 कमरों पर उसने एक एक करके नजर डाली, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ का कौन सा कमरा है। यहाँ कोई काम वाली भी दिखाई नहीं दे रही थी जिससे ऋषभ के कमरे के बारे में पूछ सकती। वो इधर उधर उलझन भरी निगाहों से देख रही थी और फिर भगवान का नाम लेते हुए उसने पहले कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो एकदम से चौंक गई। दरवाजा लॉक था। वो झुंझुला गई। उसने बारी बारी सारे कमरों को खोलने की कोशिश की, मगर हैंडल बस घूम कर रह जाता, कमरा नहीं खुलता था। उसे अब उलझन होने लगी क्योंकि सारे कमरे बंद थे। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। हालांकि मौसम तो ठंडा था।
वह अपने भारी भरकम ड्रेस और कीमती जेवरात से लंदीफूफ अब थकने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वह कांपते हुए पीछे हटी कि तभी अचानक लाइट चली गई तो उसका दिल उछलकर गले में आ गया। एक तो बिल्कुल अनजान जगह, ऊपर से घूप अंधेरा और उसी वक्त जोर से बादलों का गर्जना। वो डर कर सहम सी गई कि अचानक उसे हल्की सी रोशनी सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दिखाई दी तो उसे कुछ हौसला मिला। यकीनन ऋषभ अखूजा होगा। वो एकदम शर्माकर सामने देखने लगी। सीढ़ियों से ऋषभ ही ऊपर आ रहा था। ऋषभ एक बड़ी सी कैंडल को उठाए बड़ी खामोशी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ टकटकी बांधकर देखने लगा। मीरा अब कुछ कुछ नर्वस होने लगी थी। तो इससे पहले भी मीरा ऋषभ के सामने आ चुकी थी, लेकिन तब यह रिश्ता नहीं था। उन दोनों के बीच अब यह रिश्ता बदला तो दिल के एहसास भी बदलने लगे थे। उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके मीरा को शर्म का एहसास हुआ। दिल धड़कने लगा। ऋषभ के होठों से कोई मीठी सी बात सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऋषभ ने जो बोला उसका दिल धड़क से रह गया। जब ऋषभ उसे सर से पैर तक देखने के बाद बहुत ही बेरहमी से बोला था, तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? मैं वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुल नहीं रहा। शायद लॉक लगा है। मीरा की बात सुनकर ऋषभ के होठों पर एक तंजिया मुस्कान खिल उठी। बिल्कुल लॉक तो लगा है, और लॉक मेरी मर्जी से लगा है। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी। वो उलझकर बोली, मतलब तो बहुत सीधा है। तुम शायद मेरी दुल्हन बनकर यह सोच रही हो कि ऋषभ आहूजा जैसे इंसान की बीवी बनकर उसकी जिंदगी की तरह उसके कमरे में भी दाखिल हो जाओगी। तो यह तुम्हारी भूल है मीरा मैडम। मीरा ने बौखलाकर उसकी तरफ देखा। यह आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी हुई है। मैं कोई भागकर आपके साथ नहीं आई, ना ही जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूं। यह सब तो आपकी मर्जी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो उसे इग्नोर करता अपनी जेब में पड़ी चाबी से लॉक घुमाता कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। जबकि मीरा को तो कुछ भी समझ नहीं आया था। वो उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई, जो अब अपना कोट उतार कर सोफे पर रख रहा था। ऋषभ, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? उसे लगा शायद उसे तंग करने के इरादे से उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ऋषभ के चेहरे पर फैली सख्ती देखकर अंदर कहीं मीरा का दिल भी घबरा गया था। बस कोई और तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता। वो हाथ उठाकर सख्ती से बोला, तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें इस कमरे में जगह दी जाए। निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे के अंदर कदम रखने की? उसकी बात सुनकर वे कांप गई थी। उसके कान साए साए करने लगे, कनपटी की रगें तन गई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, जब मुझे पत्नी होने का हक नहीं देना था तो शादी क्यों की मुझसे? उसकी बात सुनकर ऋषभ अफूजा ने एक जोरदार कह लगाया तो गुस्से के मारे उसकी जान जल गई। वो चीख कर बोली, शादी की आड़ में बस दिल बहलाया है आपने। इतना गंदा और घटिया खेल मेरे साथ क्यों खेला? ऋषभ आहूजा अचानक आगे बढ़ा, उसके करीब आया और झुककर उसके गले पर सख्ती से हाथ रख दिया। मीरा की आंखें डर से फैल गई। उसकी सांसें रुकने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन वो बेदर्दी से बोला, अब तुम उसे सवाल करोगी? तुम ऋषभ आहूजा से मीरा के बदन पर कपक फाट सवार हो गई। ऐसा लगा सांस अंदर ही अंदर कहीं घुटने लगी है। ऐसा लगा कि वह अभी जमीन पर ढेर हो जाएगी, क्योंकि पैरों में तो जान ही नहीं बची थी। उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर ऋषभ और हुजा की तरफ देखा, जो उसके गालों पर बहते आंसुओं को देखकर भी बेरहम बना हुआ था। वो उसकी पकड़ में किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी तो उसे ऋषभ की सरगोशी अपने कानों में सुनाई दी। तुम सवाल करने का हक खो चुकी हो मेरी जान। यह जो शादी मैंने तुमसे की है ना, तुम्हारा ऐसी सजा देने के लिए की है कि तुम हर सांस अपने मरने की दुआ मांगोगी, मगर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी।
क्योंकि गद्दारी की सजा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मौत हो सकती है, एक से सकती हुई मौत। मैं चाहता तो सीधे तुम्हें गोली मारकर भी तुम्हें मौत की सजा दे सकता था, लेकिन तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकता हूँ? तुम्हें तड़पाना है, और ये काम तो मैं तभी कर सकता हूँ जब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी, और तुम्हें 24 घंटे अपने साथ रखने के लिए ये शादी करना जरूरी थी। और आज से तुम्हारी सजा शुरू होती है। मौत की सजा जो तुम मांगोगी तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी मर्जी से मिलेगी। तुम्हें मेरे सामने अपनी एड़ियां रगड़नी है, माफी मांगनी है, आंसू बहाने मेरा दिल नरम हो जाए और तुम्हें कोई आसान मौत दे दूं। उसकी बातें ऐसी थी कि मीरा की आंखें डर से फैल गई। जो सपने उसने सजाए थे वो तो एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गए थे। वो किस सजा की बात कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बोलना चाहती थी मगर आवाज उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। दिल चीख रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ खामोश थे। ऋषभ के हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था, इतनी शिद्दत से वो उसके नरम होठों पर झुका था। इतनी शिद्दत से वो उसके नरम बिखेर लगा कि दर्द के मारे मीरा तड़प उठी थी। वो उसके नरम होठों पर हल्का सा जख्म दे चुका था, और जब खून का स्वाद उसकी जबान में घुला तो उसने झटके से मीरा को खुद से दूर किया था। मीरा की तो हिचकी बन गई थी। वो लहराती हुई दीवार से जा टकराई। उसने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखे, जहां उसकी सख्त पकड़ से दर्द महसूस हो रहा था। गर्दन से होते हुए उसके हाथ अब अपने होठों पर आए थे, जहां से खून की हल्की सी बूंदें उभर कर सामने आई थी। वो तेज तेज सांस लेने लगी, इतनी जिल्लत पर उसका दिल चीख चीख कर रोने लगा। लेकिन इन बेरहम दीवारों से उसकी सिसकियां टकराकर सिर्फ उसे ही सुनाई देने लगी। तो उसने अपने आंसू रगड़कर साफ कर लिए और वहीं जमीन पर बैठती चली गई। उसकी हालत देखकर ऋषभ अखूजा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उतर आया, जैसे उस लड़की की तकलीफ देखकर खुद भी अंदर से तकलीफ हुई हो। लेकिन यह एहसास सिर्फ एक पल का था। अगले ही पल वो फिर बेदर्द नजरों से उसकी तरफ देखने लगा, जो सर दीवार के साथ टिकाए खुली खुली आंखों से सामने देख रही थी। उसका भारी दुपट्टा पिन से निकलता उसके कंधों पर झूल रहा था। चेहरे पर उलझी लटें बिखरी पड़ी थी, और रोने से उसकी आंखों का काजल फैल गया था। गम और रोने की वजह से उसके लाल गाल और नाक इस कदर लाल हो गए थे कि अचानक ऋषभ का दिल चाहा कि वह इस नाजुक सी लड़की पर और सितम ढाए, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था वो बहुत नाजुक है और सितम सह नहीं पाएगी। अपने जमीर से उठने वाली आवाज का शोर उसके अंदर बढ़ने लगा, लेकिन उसने अपने जमीर की आवाज को अपने अंदर ही कहीं दबा लिया। जो कुछ इस लड़की ने उसके साथ किया था, वो इतनी जल्दी उसे माफ नहीं कर सकता था। वो जो कुछ देर पहले उस पर रहम खाने की सोच रहा था, अब सारे भाव अपने दिल में दबाता हुआ मीरा का बाजी जोर से पकड़ चुका था, और अब उसे खींचते हुए दरवाजे तक लाया। जाओ, जाकर अपने बीमार बाप से कहो कि शादी की पहली रात ही तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया। रो तड़पो, लोगों को यकीन दिलाओ, लेकिन कोई भी तुम्हारे किरदार पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा सब तुम पर उंगली उठाएंगे। दरवाजा खोलकर बेदर्दी से उससे बाहर की जोर से बंद और धकेल कर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ तो मीरा जैसे अपने होश में वापस आई। वो फर्श पर गिरी हुई थी, फौरन उठकर बैठी। कुछ पलों के लिए उसे कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह सब उसके साथ क्या हुआ है। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी, उसके अंदर की दुनिया जैसे खत्म सी कर दी गई थी। वह अपने चकराते सर को अपने दोनों हाथों से थामकर धीरे धीरे उठी, बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजा जो अब दीवार की तरह था, जिसके पीछे वह शख्स मौजूद था जिसने अभी अभी उसे अपना नाम दिया था, मगर साथ ही इज्जत, सहारा और रिश्ता सब छीन लिया था।
उसके होंठ कांप रहे थे। पथराती आवाज में बस इतना बोल पाई, यह मेरे साथ क्या हो गया। आंखों से बहते आंसू चेहरे पर आ गए। मेहंदी से सजे हाथ कांप उठे। दुपट्टे को सही करती रही, मगर दिल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने हिचकियों के बीच अपने आप से कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। भगवान जी, जो मेरा यह हाल हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ खामोशी थी। वह जानती थी अब इस दरवाजे के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं। वो कुछ कदम पीछे हटाती और फिर गिरते पड़ते सीढ़ियां उतर गई। नीचे हॉल में आई। एक सन्नाटा छाया हुआ था। कांपते हाथों से वह बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर कदम रखते ही बारिश की तेज बूंदों ने उसका स्वागत किया। ठंडी हवा जिस्म को काटने लगी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमकती और पल भर के लिए सामने सड़क को रोशन कर देती, लेकिन फिर अंधेरा पूरी शिद्दत के साथ वापस छा जाता। वो नई नवेली दुल्हन नंगे पैर सड़क पर निकली तो ठंड की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में फैल गई। बारिश अब और भी तेज होने लगी थी। बादल झूम झूम कर बरस रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आज के बाद कभी नहीं बरसेंगे। आज ही वो अपने ठंडे पानी से उस लड़के के वजूद को ठंडा कर देना चाहते थे। वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। लेकिन वह रुकी नहीं। डगमगाते कदमों के साथ वह आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसे यह तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो बस इतना जरूर जानती थी कि ऋषभ आहूजा के फ्लैट से दूर होना है। ऐसे में उसे ख्याल आया, पापा को क्या जवाब दूंगी। बी माँ बाप के सामने इस हाल में जाऊंगी तो वह तो सदमे से ही मर जाएंगे। फिर लोग क्या कहेंगे कि शादी होती तलाक क्यों हो गई। उसके होठ कांपने लगे। शादी के बाद भी इज्जत ना मिल सकी, यह कैसे मुमकिन है। मैं एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं। उसके आंसुओं की तरह बारिश भी तेज होती जा रही थी। तेज हवा उसका दुपट्टा उतार रही थी, जिससे वह कांपते हाथों से संभालने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी तरह से नाकाम हो गई। इतने में बादल जोर से गरजे तो वह अचानक सहम गई। दिल की धड़कन तेज हुई। बिजली आसमान को चीरती हुई निकली तो वह डर कर रोने लगी। लेकिन इस तरह रोने से उसकी मुश्किल हल नहीं होने वाली थी। फिर उसने अपने कदम और आगे बढ़ाए। वह चलते चलते ना जाने कहाँ आ गई थी। दोबारा पीछे मुड़कर देखती तो छाया घने अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी दिखाई ना देता, और अपने सामने भी वो एक अंधेरे की चादर ही देख रही थी। डर के मारे अब उसकी चीख निकली थी और वो वहीं सड़क के किनारे खड़ी होकर रोने लगी। भगवान जी, मैं कहाँ जाऊं। पापा तो मुझे इस हाल में देखेंगे तो उनका दिल बंद हो जाएगा। फिर मैं अपने बाप की मौत के कातिल ठहराई जाऊंगी। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना तो फिर कहाँ जाऊं। कौन मुझे पनाह देगा। अंधेरी सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। बारिश से उसके कपड़े गीले होकर बदन से चिपक रहे थे। उसे अब हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह और भी सहम गई और अपनी सिसकियों को अपने अंदर ही कहीं गला घोट दिया। यहाँ खड़े रहना खतरे से कम नहीं था। यह सोचकर वह छोटे छोटे कदम लेकर खुद को दोनों बाजुओं में लपेट कर चलने लगी। बारिश ने उस दुल्हन वाली ड्रेस भारी कर दिया था, मगर वह एक मजबूर परिंदे की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसका पांव फिसला और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। कलाइयों में पहनी चूड़ियां एक एक करके टूट गई और कई चूड़ियों के टुकड़े उसकी कलाई में चुभ गए। तो तेज दर्द की लहर उसे अपनी दोनों और जलन का एहसास उसे अपनी दोनों कलाइयों में महसूस हुआ था। सर पर भी चोट लग गई थी। तो उसे अपनी किस्मत पर बेतहासा रोना आया कि जब वो पैदा हुई तो माँ मर गई, बहन भाई कोई था नहीं। सारी जिंदगी वो इस कमी को महसूस करती रही। एक पापा थे जो उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन वह भी बीमार रहने लगे थे, और तब अपना और अपने बीमार बाप का पेट पालने के लिए वह नौकरी करने लगी थी। एक ही सपना सजाया था उसने कि शादी होगी तो अपने हमसफर से अपने दिल की बात करेगी।
अपनी तन्हाई को दूर करेगी। मगर यहाँ तो रिश्ता चलने से पहले ही खत्म हो गया था। उसे ना जाने क्यों यह महसूस होने लगा कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसका दिल दहल गया कि इस बेघरी में अगर उसे मौत आ गई तो उसके पाप को कैसे पता चलेगा कि वो शहर की एक सड़क पर मरी पड़ी है। यह सोचकर ही उसका दिल दुख से भर गया और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। ऋषभ ने उसे घर से निकालकर जैसे ही दरवाजा बंद किया था तो उसे लगा कि उस दम घुट जाएगा। खुद को बिजी रखने के लिए उसने नहाने का इरादा किया। नहाकर फ्रेश हुआ, तब भी उसका मन संतोष नहीं हो रहा था। बार बार ख्याल मीरा का ही आ रहा था। अगले ही पल उसके अंदर एक खौफनाक सा एहसास सर उठाने लगा। वो जो इस इलाके में रहता वहां तो कोई लोकल गाड़ी भी नहीं मिलती थी। इस घूप अंधेरे और बारिश में वो पैदल कहाँ जाएगी। उसे एक पल के लिए लगा जैसे मीरा को बाहर धकेलकर उसने खुद को भी अंधेरे में फेंक दिया है। अपनी बेवकूफी और उसके लिए बेपना खतरे का एहसास होते ही उसने फौरन हाथ में थामा टॉवल दूर फेंका था और टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। हवा तेज थी, ठंडी थी, बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। कदम जैसे फिसलने लगे, मगर वो भागते हुए पोच तक आया था और वहां मौजूद चौकीदार से पूछा, अभी एक लड़की यहां से निकली है, वो किस तरफ गई है। चौकीदार जो कुछ नींद में था पहले उसकी बात को समझ ना सका और जब ऋषभ ने उसे झिंझोड़ कर पूछा तब वो होश में आया। साहब जी, वो लड़की तो इस तरफ गई है। उसने दाएं तरफ इशारा किया। चौकीदार को वहीं छोड़ता वह जैन से गाड़ी घर से बाहर ले गया। कुछ ही फासले पर उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक चमकता हुआ लाल ड्रेस उसे दिखाई दिया तो उसने सुकून की सांस भरी, क्योंकि वो मीरा ही थी। उसने गाड़ी उसके पास रोकते ही एक जोरदार ब्रेक लगाया तो मीरा डर से उछल पड़ी। लेकिन जब गाड़ी में बैठे इंसान को देखा तो पता नहीं क्यों एक सुकून की लहर उसके दिल में उतर गई थी। लेकिन अगले ही पल उसका रवैया याद करके उसे सख्त गुस्सा आया था और वो अपने कदम तेज तेज आगे की ओर बढ़ाने लगी, जबकि ऋषभ ने गाड़ी को आगे करते हुए ठीक उसके सामने गाड़ी रोककर उसका रास्ता बंद कर दिया था। फिर उसने अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मीरा को बैठने को कहा, मगर वो नहीं मानी और पीछे हटती चली गई। उसकी इस हरकत पर ऋषभ एकदम गुस्सा, प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी में चलकर बैठो वरना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर ऋषभ? देखो, तुम हद से गुजर रही हो। हद से मैं नहीं, आप गुजर रहे हैं। अच्छा तरीका है, आप अमीर लोगों का पहले जबरदस्ती शादी करते हो, फिर घर से निकाल देते हो और अब गार्डन में बिठाकर आगे जाकर कहीं फेंक दोगे। वो गुस्से में रोते हुए चिल्लाई, प्लीज भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगी तो उसे उसकी हठधर्मी पर गुस्सा आया था। वो गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरा। एक पल में ही वह भी बारिश के पानी से पूरा का पूरा भीग चुका था। ठंडी बूंदें उसके शरीर पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि मीरा तो ना जाने कब से इस पानी में भीग रही थी। एक झटके से उसके बाजू को पकड़ता हुआ अपनी ओर खींच चुका था। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर चली जाओगी? हरगिज नहीं। जब तक तुम्हें सजा नहीं दूंगा तुम मेरी कैद से कैसे छूट सकती हो? मीरा एकदम से घबरा गई। उसके वजूद का कंपन ऋषभ ने अपने हाथों पर महसूस किया, जो उसके बाजू को सख्ती से पकड़े हुए था। उसके डर को महसूस करते हुए और उसकी हालत को देखते हुए ऋषभ ने थोड़ी सी अपने अंदाज में नरमी पैदा की थी। देखो, इस वक्त बहस का कोई फायदा नहीं, चुपचाप गाड़ी में चलकर बैठो। मीरा एकदम गुस्से से बोली, आपसे बहस कौन कर रहा है? उसकी बात सुनकर ऋषभ की आंखों में फिर से गुस्सा उभरने लगा, मगर उसका 6 फुट लंबा कद, बारिश में भीगी हुई उसकी चौड़ी छाती मीरा पर तूफान की तरह हावी हो रहा था, तो वो उसे आंखें चुराकर पीछे ही थी। लेकिन ऋषभ ने कमाल की फुर्ती से उसके बाजू को दोबारा से पकड़ लिया तो वो एकदम से बेकरार होकर बोली। छोड़े भीगे बदन से नजरें चुराते हुए ऋषभ ने उसे जबर
दस्ती बाहों में उठा लिया। उसे अच्छे से अंदाजा होराते हुए ऋषभ ने वो उसके साथ आराम से नहीं जाएगी। मीरा ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। वो मछली की तरह तड़पती रही, हाथ पैर चलाती रही, मगर ऋषभ ने एक पल को भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। मीरा दिमागी तौर पर इस कार्यवाही के लिए तैयार नहीं थी, तो वो परेशान हो गई और चीख कर बोली, मुझे नीचे उतारो, आपको कोई हक नहीं मुझे छूने का। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक बादल इतनी जोर से गरजे कि वो घबराकर किसी सीने से लिपट गई और हल्की हल्की सिसकियां भरने लगी। उसकी इस हरकत पर ऋषभ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने होठ भंचकर अपनी मुस्कुराहट को होठों में ही समेट लिया था, क्योंकि उसकी हर सिसकी ऋषभ के सीने पर जाकर लग रही थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने जोरदार झटके से दरवाजा खोला, फिर मीरा को लगभग धकेलते हुए सीट पर बिठा दिया। मीरा की कमर सीट से टकराई और उसके मुंह से एक सिसकी निकली। वह दोनों हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी कि किसी तरह यहां से निकल जाए, मगर ऋषभ ने भी फौरन से दरवाजा बंद कर दिया था। फिर गाड़ी के उस पार जाकर ठंडे अंदाज में बोला, बस अब बहुत हो गया, मीरा आराम से बैठी रहो समझी। मीरा की हिचकी बंद गई। वो आंसू साफ करती रही, मगर उसका बदन गुस्से और ठंड से कांपता रहा। उसने सिसकते हुए कहा, अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? मुझे बदनाम करने के और भी तरीके थे। उसकी बात सुनकर ऋषभ के दिल को एक घंसा सा लगा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। तो मीरा भी खामोशी से सीट के कोने में सिमट कर बैठ गई। गाड़ी के शीशे पर बारिश किसी जल तरंग की तरह बज रही थी, मगर मीरा का दिल रो रहा था। ऋषभ ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कस लिए। अचानक उसने क्लिच दबाया और गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ पीछे की ओर मोड़ा। गाड़ी एक झटके के साथ घूमकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगी, जबकि मीरा का वजूद कांप गया। उसका सर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था कि उसने मुश्किल से हाथ बढ़ाकर सहारा लिया था। वह सहमी हुई आवाज में चिल्ला उठी, ये क्या कर रहे हैं आप और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ऋषभ की नजरें सड़क पर जमी थी। उसकी भारी आवाज गूंजी घर और फिर गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। मीरा के होंठ काम कर रह गए। वो तड़प कर बोली, कौन सा घर है आई हो? गाड़ी बड़े ही ध्यान से चलाते हुए उसने उसकी बात का जवाब बड़े ही ठंडे जवाब में दिया, ओ अच्छा, वही घर जिसके कमरे के दरवाजे के हैंडल पर मैंने हाथ रखा कि आप गुस्से में आ गए थे, यह कहकर कि इस कमरे पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि वह आपका कमरा है। वो तंजियम में मुस्कुराई, उसके शब्दों में जहर घुला हुआ था। ऋषभ, ये मजाक किसी और के साथ कीजिएगा। जो इंसान शादी के बाद अपनी बीवी को कमरे आने की इजाजत नहीं देता, वो मुझे घर ले जाकर क्या करेगा? ऋषभ ने एक पल को उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में को वही बेदर्द सुकून था, जैसे हर जुमला पहले से सोच रखा हो। वो सुकून भरे अंदाज में बोला, तुम खुद देख लेना, वहीं लेकर जा रहा हूं। मीरा ने दांत हिचकिचाते हुए कहा, मगर क्यों? ऋषभ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, वही मुस्कुराहट जिससे मीरा का दिल और भी डूब जाता था। उसने गहरी आवाज में कहा, भूलो मत बीवी हो तुम मेरी। और मीरा का दिल तड़प उठा, उसकी आंखों में बेयकीनी तैर गई। वो तड़प कर बोली, बीवी, अभी तो आप मुझे मेरा यह हक नहीं दे रहे थे। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं इस कमरे के लायक नहीं, और अब आप मुझे अपनी बीवी कह रहे हैं। उसकी बात पर ऋषभ ने उसे हल्के तंजिया मुस्कुराहट से देखा, तो तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए। उसने एकदम गर्दन घुमाकर मीरा की ओर देखा, तो न जाने क्यों मीरा को अपने पूरे वजूद में चींटियां सी रिंगती महसूस हुई। दिल एकदम से धड़क उठा उसकी बात का मतलब समझकर। उसने जल्दी से अपना रुख फेरा और खिड़की के बाहर देखने लगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहीं पर उतार दें। ऋषभ ने सुनी अनसुनी करते हुए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। मीरा ने सीट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। यही सोच सचकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी
जोरदार ब्रेक के साथ घर के सामने रुकी। मीरा के वजूद को एक तेज धक्का लगा था और वह चीख उठी और आगे को झुक गई। उसका सर मुश्किल से डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। सांसें बहाल होने पर उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरे और बारिश के बीच एक जाना पहचाना मंजर सामने आया था। वो आलीशान अपार्टमेंट रोशनियों में नहाया हुआ था। वही घर जिसे वो अभी कुछ देर पहले निकाली गई थी। मीरा का जिस्म सुन्न हो गया। उसने एक सिसकी लेकर आंखें बंद कर ली। होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बड़बड़ाई, नहीं, मुझे नहीं जाना। ऋषभ ने इंजन बंद किया। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। उसने अपना रुख अब मीरा की तरफ किया और ठंडे अंदाज में बोला, उतरो। मीरा की के अंदर गुस्से और दुख का तूफान एक साथ उठा। वो गुस्से के मारे फट पड़ी। क्यों नहीं उतरूंगी? आखिर चाहते क्या है? वो बस इतना ही बोल पाई थी, ज्यादा कुछ नहीं। बस यही चाहता हूं कि तुम्हें बीवी का हक दूं जिसे लेने के लिए तुम्हारा मन बड़ा तेजी से मचल रहा है। और वो हक कमरे के अंदर ही दूंगा, ना कि यहाँ बीच रोड पर। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख कर बोली, तो पहले की आंखों से बाहर फेंका था और क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे के लायक नहीं? बताइए आखिर क्यों? ऋषभ ने पल भर को उससे नजरें चुरा ली। अंदर कहीं जमीर ने सर उठाया, मगर फौरन उसने अपनी बेदर्दी का नकाब दोबारा ओढ़ लिया और सख्त अंदाज में बोला, सजा पूरी कर लो, फिर छोड़ दूंगा। मीरा ने अपना निचला होठ काटा। सजा किस जुर्म की? मैंने कुछ नहीं की बार आपसे कहा है। मैंने आपका कोई डिजाइन चोरी करके आपके किसी दुश्मन को नहीं पहुंचाया। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? मैं कब से आपको कह रही हूं। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ पलों के लिए नरमी उतर आई थी, मगर उस बोलने का अंदाज दोटू था। इन्वेस्टिगेशन भी होगी मीरा मैडम। मैं चाहता तो शादी के बगैर भी तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपने साथ रख सकता था। यह मेरी मेहरबानी समझो कि मैंने तुम्हें शादी की ऑफर की। तुम्हें बीमार बाप के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपनी ऑफर तुम्हारे सामने रख दी, जिसे तुमने भी दिल से स्वीकार किया था, पूरे होशो हवास के साथ कबूल किया था। अब आगे मैंने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है और तुम्हें क्या सजा देनी है, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। वो मैं खुद देख लूंगा। ये कहकर ऋषभ ने मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा कि तभी गुस्से से मीरा ने उसके हाथ को झटक कर पीछे हटाया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। यह ऑटोमेटिक गाड़ी है। अपने नरम नाजुक हाथों को क्यों थकाती हो? तो वे जलती हुई आवाज में बोली, मैं आपके साथ किसी भी सूरत अंदर नहीं जाऊंगी। आप बहुत बुरे इंसान हैं। आपने धोखे से मुझसे शादी की। ऋषभ ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत थी। वो गुस्से से बोला, अब तुम एक शब्द भी और बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने पूरी ताकत से हाथ झटकने की कोशिश की, मगर वे नाकाम रही। वो हाफते हुए बोली, आप होते कौन हैं मुझ पर अपना हक जताने वाले? पति हूं तुम्हारा। मैं इस शादी को नहीं मानती। मीरा गुस्से के मारे चीख पड़ी। ऋषभ ने अपने होठ सख्ती से भी लिए, फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, तुम मानो या ना मानो, मैं पति होने के नाते इतनी अथॉरिटी रखता हूं कि तुम्हें घसीटते हुए अंदर ले जा सकूं। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे अंदर का जानवर ना जागे तो अच्छा है। अपने पैरों से खुद ही उतर कर अंदर चली जाओ, वही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। यह कहता हुआ वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और उसकी तरफ आकर उसका दरवाजा खोल दिया तो मीरा ने नफरत भरी नजर उस पर डाली, मगर वह जानती थी अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मरे मरे कदमों से वो गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन उसका वजूद कांप रहा था। वो सर झुकाए धीरे धीरे फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, जैसे कोई मुजरिम हो। उसके दिल पर यह डर हथौड़े की तरह बरसता रहा कि ना जाने अब यह इंसान उस पर क्या जुल्म करेगा। वह अपनी सोचों में गुम थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आया।
फिर उसकी तरफ पलटा तो उसके डार्क ब्राउन आंखों में उमड़ते जज्बातों ने मीरा के दिल को कांपने पर मजबूर कर डाला। कमरे के अंदर हल्की सी खुशबू रची हुई थी। बेड पर एक खूबसूरत सी बेडशीट बिछी हुई थी, जिस पर गुलाब की कुछ सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थी, जो शायद उसके दोस्तों ने डाली थी। जल्दबाजी में ज्यादा लंबा चौड़ा डेकोरेशन नहीं किया गया था, लेकिन इस कमरे को सजाने की थोड़ी सी रस्म जरूर की गई थी, जिसे देखकर मीरा के दिल को बुरी तरह धड़काने लगा था। वो उसकी और करीब हुआ था, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। ऋषभ ने धीरे मगर साफ शब्दों में कहा, आज हम यहाँ अपनी सुहागरात मनाएंगे। उसकी बात सुनकर मीरा को एक झटका लगा था। वह एकदम पीछे हटी और बौखलाकर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि उसने क्या कहा। उसका दिल गले में आ गया और सांसें बेकाबू हो गई। मीरा के चेहरे की बदलती हालत को देखकर ऋषभ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर भागती, ऋषभ ने पांव की ठोकर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह एकदम पीछे हुई और दरवाजे के साथ लग गई। ऋषभ उसके करीब आया तो वह सिमटने लगी, जबकि उसके कान के करीब धीरे से सरगोशी करते हुए बोला, जाने मन इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें ही तो मुझसे अपना हक चाहिए था ना। कितनी देर से हक हक चिल्ला रही हो? अब हक ही तो देने की बात कर रहा हूँ। शादी हुई है तो सुहागरात मनाना तो फर्ज बनता है ना। इसी तरह तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। उसकी बात सुनकर मीरा का दिल जैसे रुक सा गया। वह हिचकियां लेकर रोने लगी। आंसू गालों पर आने लगे और कांपते होठों से बस इतना निकला कि यह जुल्म है, यह हक नहीं, यह कैद है, जिल्लत है। ऋषभ के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर अगले ही पल वो बेदर्दी से बोला, जो भी समझो ये तुम्हारा अपना चुना हुआ रास्ता है। मीरा ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और फिर विनती भरे अंदाज में बोली, आप मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दें प्लीज। ऋषभ के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई थी। वो धीरे से बोला, शादी तोड़ना इतना आसान नहीं मेरी जान। यह रिश्ता तुम्हारी जिंदगी और सांसों के साथ जुड़ा है। मीरा ने डर से दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ झटक कर दोबारा अपनी पकड़ में ले लिया। उसके करीब झुकते हुए बोला, भागने की कोशिश भी मत करना। मीरा हड़बड़ाई, उसका जिस्म कांपने लगा। वो बेबसी से रोने लगी और उसी पल अचानक ऋषभ का फोन जोर से बज उठा तो एकदम उससे पीछे हटा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, मगर उसकी निगाहें मीरा पर जमी हुई थी। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे उस वक्त फोन की आवाज बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। वो फोन कान से लगाए खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया था और मीरा को ऐसा लगा जैसे वो पहली बार खुलकर सांस ले रही हो। उसने खुद को कोसा, बार बार कोसा। उस पल को कोसा जिस वक्त उसने शादी के लिए हाँ की थी। काश वो पल उसकी जिंदगी में कभी ना आया होता। तब उसकी तकदीर का वो मोड़ शायद किसी और तरफ मुड़ जाता। उसने शादी की ऑफर सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी कि उसके बीमार बाप का इलाज एक अच्छे अस्पताल में हो सके। उसे क्या मालूम था कि वो अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी इज्जत की कीमत लगा चुकी थी। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ऋषभ ने यह शादी मोहब्बत के जज्बे से नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से सजा देने के लिए चुनी थी। मीरा के लिए सबसे बड़ा दुख यही था कि वो बेकसूर होने के बावजूद सजा की हकदार ठहराई जा रही थी। उसे याद आया, अभी तो उसे कंपनी में जॉब करते हुए 1 ही महीना हुआ था, जब अचानक उस पर डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया गया और उस पर यह इल्जाम उसकी अपनी ही कलीग पूजा ने लगाया था। वो चीख चीख कर सफाइयां देती रही, बार बार इंक्वायरी का कहती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और फिर बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उस दिन की याद आते ही मीरा का दिल आज भी कांप जाता है। जब वहां के लोगों की तंज भरी और तिरस्कार से भरी नजरें उसकी तरफ उठी थी, उसका मन चाहा कि वह जमीन के अंदर समा जाए।
ऋषभ उस कंपनी में बड़े पद पर था। अपना डिजाइन एंड टाइम पर कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से रिजेक्ट होने पर पागल सा हो गया था। उसे कहा गया कि यह कॉपी है। उसके कंपनी में रेपुटेशन काफी खराब हो गई थी। और जब पूजा के जरिए पता चला कि उसकी तमाम मेहनत को चंद पैसों के बदले मीरा ने किसी और को बेच दिया क्योंकि उसे अपने बाप की बीमारी के लिए पैसे चाहिए थे, तो ऋषभ का खून गुस्से के मारे खौल उठा था। और उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे ऐसा बदला लेगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। वो मीरा को चुपके चुपके दिल में चाहने लगा था। बस वो अपनी बड़ी बहन के इंडिया वापस आने का वेट कर रहा था। हालांकि फोन पर तो उसने अपनी बहन से मीरा के लिए बात कर रखी थी, लेकिन उसकी बहन इंडिया आकर मीरा को एक नज़र देखना चाहती थी। और उसने सोच लिया था जैसे उसकी बहन इंडिया आएगी तो उसी दिन वो मीरा को प्रपोज कर डालेगा, क्योंकि मीरा को रिजेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो थी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत कि अगर कोई एक नज़र भरकर उसे देख ले तो उसे पहली ही नज़र में पसंद कर ले। और ये बात पूजा बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि पूजा एक लंबे समय से ऋषभ की कलीग थी और वह दोनों के बीच की नज़दीकियां देखकर काफी ज्यादा बेचैन थी, क्योंकि वह खुद भी ऋषभ को मन ही मन चाहने लगी थी। और जब उसने देखा कि ऋषभ का झुकाव मीरा की तरफ है तो वह गुस्से के मारे चिढ़ गई। बस अब उसे मौके का इंतजार था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने ऋषभ के दिल में मीरा के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि उसने मीरा से नफरत में सारी हदें पार कर दी थी। ऋषभ ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मीरा पर लगाए गए इल्जाम कितने झूठे हैं और कितने सच्चे, या शायद उसके दिल ने यह बर्दाश्त ना किया कि जिस लड़की को वह अपने दिल ही दिल में पसंद करने लगा था वह उसके भरोसे को यूं तोड़ देगी। उसका यही सदमा उसे जालिम बना गया था। जबकि उसने उसे नौकरी से भी निकाल दिया, तब भी उसके दिल को चैन नहीं मिला था। दूसरी तरफ मीरा की नौकरी तो जा ही चुकी थी और अब वह बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। एक तरफ बीमार बाप और दूसरी तरफ उसकी बेरोजगारी। ऐसे में ऋषभ ने निशाने पर तीर मारते उसके सामने ऑफर रखी कि वह उसके पापा की बीमारी के सारे खर्चे उठाएगा, लेकिन बदले में उसे ऋषभ से शादी करनी होगी। यह ऑफर सुनकर वह खुश हो गई थी। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है और अब उसके दिन फिर जाएंगे। जब से उसके पापा सीरियस हुए थे, वो एक ही बात के बारे में सोचती रहती कि अगर उसके पापा भी उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर चले गए तो उसका क्या होगा। वो कैसे इस दुनिया में अकेली जिंदा रह पाएगी। वैसे में ऋषभ की ऑफर उसे काफी सही लगी थी। वैसे भी वह काफी दौलतमंद और मजबूत बैकग्राउंड से संबंध रखता था। ऑफिस की कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी। खूबसूरत पर्सनालिटी वाला ऋषभ हर एक के दिल पर राज करता था। उसकी शांसनालिटीज तो मीरा भी इम्प्रेस थी, लेकिन उसे अपनी औकात का पता था। वो एक बेहद गरीब घराने से और कंपनी में एक मामूली वर्कर थी, और अब तो वह छोटी सी नौकरी भी जा चुकी थी। ऐसे में वह ऋषभ खुराना के सपने कैसे सजा सकती थी, जो इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर था। बॉस उसके ऊपर काफी भरोसा करते थे, क्योंकि इस कंपनी के बॉस ऋषभ के पापा के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कंपनी का सारा मैनेजमेंट ऋषभ के हाथों में ही छोड़ा हुआ था। ऐसे में जब ऋषभ का वो बनाया हुआ यूनिक डिजाइन लीक हो गया और वही डिजाइन जब खन्ना साहब के पास पहुंचाया गया, तो वो चौंक उठे थे, क्योंकि यही डिजाइन वो अपने कॉम्पिटिट कंपनी के पास एक हफ्ते पहले ही देख चुके थे। जबकि इस बात से बेखबर थे कि यह ऋषभ का ही बनाया हुआ डिजाइन था, जो किसी ने चोरी करके उस कंपनी के मालिक को दिया हुआ था। जबकि ऋषभ जिस डिजाइन पर दिन रात मेहनत कर रहा था, वह डिजाइन चोरी का ठहरा दिया गया था। और खन्ना साहब का विश्वास ऋषभ के ऊपर डगमगा गया, और यह बात ऋषभ को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई थी, और इसीलिए वो बदले की आग में बुरी तरह झुलसने लगा था। उसे जब मीरा से बदला लेने के लिए कोई रास्ता नजर न आया, तो उसने सोचा कि इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करके
इतना तड़पाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जबकि मीरा तो उसकी ऑफर पर खुश हो गई थी। वो तो अपनी किस्मत पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, बल्कि खुद पर गुरूर भी करने लगी थी कि इतना खूबसूरत शानदार पर्सनालिटी का मालिक मीरा मीरा का दिल अब उसकी तरफ खुद ब खुद खींचने लगा था। और जब उसने ऋषभ की ऑफर सुनी तो फौरन हाँ कर डाली थी, क्योंकि उसके पापा इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तो उसने चुपके से ऋषभ के फ्लैट पर आकर उससे शादी कर ली। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ऋषभ उससे नफरत में इस हद तक चला जाएगा। एक ही रात में शादी होते ही उसकी जिंदगी इतनी भयानक हो जाएगी कि जिसका ख्याल भी उसने कभी सपने में नहीं किया था। उसने निगाह उठाकर ऋषभ की तरफ देखा, जिसके चेहरे के उतार चढ़ाव फोन सुनते हुए अजीब से हो गए थे। भगवान करे यह फोन पर सारी रात लगा रहे और मेरी जान इससे छूट जाए। उसे फोन पर इतने ध्यान से बात कर देखा तो उसे यहाँ से भागने का ख्याल आया था, लेकिन फिर वो यह सोचकर चुप रहे कि आखिर वो यहाँ से भागने का तो जाएगी कहाँ। वो यह सोचकर चुप रह गई। आखिर वो अंदर ही अंदर रोने लगा। वो कुढ़ने लगी कि उसकी सारी जिंदगी अब इस इंसान के रहमो करम पर आ गई थी और अब वो जो चाहेगा जैसे चाहेगा उसके साथ सलूक करेगा और उसे अब चुप करके यह सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। वो लगातार ऋषभ की तरफ देखे जा रही थी, जो एक हाथ से फोन कान से लगाए अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। और यह देखकर तो मीरा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। यह किस हैसियत से मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता है? जब मैं इसकी हकीकत को जान गई हूं तो कैसे अपना आप इसके हवाले कर दूं? यह ख्याल आते ही उसने डर के मारे अपनी आंखें हवाले कर दूं। यह ख्याल आते ही और वहीं दरवाजे से लगकर बैठती चली गई। ऋषभ ने फोन पर बात करते करते एक निगाह उठाकर मीरा पर डाली थी। वो आंखें मीचकर ऐसे बैठी थी जैसे सामने कोई बहुत बड़ा तूफान देख लिया हो। ना जाने क्यों उसे बेपना गुस्से के बावजूद मीरा पर टूटकर प्यार आया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो मीरा अपने अंदर ही अंदर सिमटने लगी। मीरा ने उसके कदमों की आहट से अंदाजा कर लिया था कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी हथेलियों में पसीना उतर आया, माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, जब ये इंसान इस कदर गुस्से और बदले की आग में पागल हो चुका है तो मेरे साथ सुहागरात के नाम पर कैसा सलूक करेगा? मुझे अच्छे से अंदाजा है। यही सोचते हुए वह सिसक पड़ी थी, मगर अचानक ही वह उससे कुछ फासले पर आकर रुक गया और उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ उससे बोला। और उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ तो उससे उसने पट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा जो कह रहा था। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। सीने से दिल जैसे बाहर निकलने को था। तुम अपना ही ड्रेस चेंज कर लो मीरा, तुम थक गई होगी, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? मैं ठीक हूँ। ऐसे ही वो हल्की हल्की सिसकियों के साथ बोली तो वो उसकी सफेद रंगत को देखकर अफसोस कर गया। तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं, तुम्हें ठंड ठंड लग जाएगी। वो उसकी नरम सी आवाज पर हैरान होने लगी। कहाँ तो उसका लावे की तरह उबलता गुस्सा और कहाँ इतना नरम अंदाज। वो उसे देखते हुए पलके झपकाने लगी, लेकिन जब वो टच से मस न हुई तो ऋषभ ने गहरी सांस ली और फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। जैसे उसने वार्डरोब खोली तो सामने कई लेडीज कपड़े लटक रहे थे। उनमें से एक जोड़ा खींच कर निकाला और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ मीरा की तरफ आया। ये मेरी बहन के कपड़े हैं, वो इस वक्त देश से बाहर होती हैं। अभी तुम्हें नए कपड़े तुम्हारी मर्जी के दिलवा दूंगा। कपड़े पहनकर फौरन बाहर आओ। मीरा की आंखें हैरत से फैल गई। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मीरा ने पलके झपकाते हुए वो कपड़े उठाए और फौरन वॉशरूम में घुस गई। वो सर से पैर तक गीली हो रही थी और ऊपर से मौसम भी ठंडा हो रहा था। ऐसे में
कपड़े मिल जाना उसे बहुत बड़ी बात लगी थी, लेकिन कपड़े चेंज करते करते वो लगातार ऋषभ के बदले रवैया पर उलझन का शिकार हो गई थी। कहीं वो कोई नई गेम तो नहीं खेल रहा उसके साथ। यह सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़क उठा। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो ऋषभ कमरे में मौजूद नहीं था। वो हैरान होते ही अपने बाल तौलिए से सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद ऐसी उलझे बाल तौलिए से सुखाने लगी। अभी समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, और ऋषभ भी न जाने कहाँ चला गया था। वो बेड और ऋषभ भी न जाने कहाँ खड़ी हो गई। वो बेड पर बैठने वाली थी कि तभी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो ऋषभ नीचे पोर्च में खड़ा हॉर्न दे रहा था। वो उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था और उसे नीचे बुला रहा था। है भगवान, अब मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वो एकदम से परेशान नजरों से उसे देखकर सोचने लगी। वह जैसे ही गाड़ी के करीब आई तो ऋषभ ने फ्रंट डोर उसके लिए खोल दिया। वह चुपके से अंदर बैठ गई। जाहिर में तो वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हाल बहुत बुरा था। इससे पहले वह कोई सवाल करती, ऋषभ ने गाड़ी फौरन स्टार्ट कर दी और तेजी से सड़क पर दौड़ा दी। रफ्तार इतनी तेज थी कि मीरा का दिल कांप गया। वो उससे पूछना चाहती थी, मगर ऋषभ की खामोशी को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी जुबान खोले। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। मीरा ने चौंक कर ऋषभ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एकदम से डर उभर आया था। ऋषभ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, जाकर फौरन मिल लो। यह सुनते ही मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में एकदम शोर गूंजने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसकी हालत को देखते हुए ऋषभ ने फौरन अपनी साइड का दरवाजा खोला और फिर घूमकर उसकी तरफ आया। उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर नरमी से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतार लिया। मीरा के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसके मजबूत हाथों की नरमी से उसे सहारा मिल रहा था। वो उसके साथ साथ चलती आई। आईसीयू के कमरे के बाहर रुकी। कांपते हाथ उसने शीशे पर रखकर अंदर झांक कर देखा। उसके पापा बेहिस बेरकटर पर लेटे थे। मीरा का कलेजा फट गया। वो सिसकियां भरती वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गई, तो ऋषभ भी परेशान होकर वहीं उसके करीब आकर बैठ गया। उसने ठंडे पड़ते हाथों से अपने दुश्मनी जाका बाजू पकड़ा तो उसके हंट कांपने लगे। पता है, मेरे इस दुनिया में मेरे पापा के सिवा कोई नहीं। ये शब्द उसने इतने टूटे हुए अंदाज में कहे कि ऋषभ का दिल दहल कर रह गया। उसकी आंखों में भी पल भर को नमी सी उतर आई। वो फैसला करते अंदाज में खड़ा हुआ था। फोन उठाया और दूसरी तरफ चल दिया ताकि अपनी हालत उससे छुपा सके। जबकि मीरा वहीं दीवार के सहारे बैठी आंसू बहाती रही। उसके लिए यह वक्त जैसे रुक सा गया था। अंदर से उसके पापा को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। नर्स और डॉक्टर उन्हें एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रहे थे। मीरा एकदम दौड़कर आगे बढ़ी। उसकी चीख निकल गई, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे पापा को? छोड़ो उन्हें प्लीज। उसके हाथ बेबसी से बाप के बाजू को थामने की कोशिश करने लगे। ऋषभ ने फौरन आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जबकि वो भी उसके सीने से सर टिकाए बुरी तरह फुट फुट कर रो पड़ी। उसके सर को थपकते हुए कहने लगा, मैंने उनके लिए शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इंतजाम किया है, तुम बस दुआ करती रहो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मीरा भीगी पलकों से उसे देखने लगी। वो हैरत से दंग रह गई थी, लेकिन ऋषभ ने भी अपने वादे पर जमा हुआ था। वो ना सिर्फ मीरा के बाप को बेहतरीन अस्पताल में एडमिट करवा चुका था, बल्कि इलाज के सारे खर्चे भी उठा रहा था, क्योंकि उसे ऑफिस में होने वाली साजिश का पता चल चुका था कि कंपनी के डिजाइन्स मीरा ने नहीं चुराए थे। हकीकत में यह सब पूजा की साजिश थी, जिसने अपनी जलन की वजह से मीरा पर इल्जाम लगा दिया था।
सीसीटीवी कैमरे के सबूत अब उसके सामने थे और सच जानकर ऋषभ के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मीरा के साथ जो सलूक किया था वह याद करके उसका दिल बुरी तरह कांप गया। वह अपने पापा को छोड़कर एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हटी थी। हालांकि ऋषभ ने कई बार कहा था कि घर चलकर आराम कर लो, यहाँ मैं रुक जाता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी थी। उसकी जिद को देखते हुए ऋषभ ने वहीं अस्पताल में उसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर दिया था। वो मीरा के लिए गर्म दूध लेकर आया तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी के साए थे। मीरा ने नजर उठाकर उसके चेहरे पर देखा तो शर्मिंदगी के रंग फैले हुए थे। इतने दिनों से वो जिस कदर उसका साथ दे रहा था, मीरा का दिल उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगा था। मीरा ने अभी दूध का पहला सिप लिया था कि वो धीरे से बोला, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, मुझे उस पर बहुत शर्मिंदगी है। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं थी। गलती तुम्हारी नहीं थी। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। यह सब किया धरा पूजा का था। मीरा ने आंखें कुछ ना कहा, होंठ कांप रहे थे, मगर उसने कुछ ना कहा। ऋषभ का सर और झुक गया। मीरा के दिल में एक पल को सुकून और शांति छा गई। वो पल याद आया जब उसने अपनी मजबूरी को देखते हुए उसे शादी के लिए हाँ कहा था। वो पल भी याद आया जब ऋषभ ने उसे धक्के देकर बरसती बारिश में बाहर निकाला था और फिर कुछ ही देर में बेचैन होकर उसके पीछे पीछे भी दौड़ा चला आया था। मगर साथ ही ये भी याद आया कि आज वही शख्स उसके बाप की जिंदगी बचाने के लिए जी जान लगा रहा था। यह सब सोचते हुए उसका दिल उसके एहसान के तले दबकर धड़कने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अच्छे इलाज के नतीजे में उसके पापा की हालत अच्छी होने लगी थी। मीरा ने कई बार देखा ऋषभ देर तक अस्पताल में मौजूद रहता था, डॉक्टर से बात करता, सारे खर्चे उठा रहा था और फिर खामोशी से बाहर निकल जाता। यह सब देखकर मीरा के दिल में ऋषभ के लिए एक नरम सा जज्बात बड़ी खामोशी से पनपने लगा था। उसके पापा भी अब काफी बेहतर हो चुके थे। अब डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया था। डिस्चार्ज करके वह पापा को अपने फ्लैट में ही ले आया था और उनकी सेवा एक बेटे की तरह करने लगा। वक्त के साथ साथ दोनों करीब करीब आते गए, फासले कम होते चले गए और अभी और तभी खामोश मगर गहरी मोहब्बत ने उनके बीच जन्म लिया था। उन्हें दामाद नहीं बल्कि बेटा मिला था। हर वक्त उसे आशीर्वाद देते नहीं थकते थे। पापा को दिखावे की खातिर वह ऋषभ के कमरे में उसके साथ रह रही थी। जब पहले दिन वह सोफे पर लेटने लगी, तभी ऋषभ ने उसे कहा था कि मेरे साथ कमरा शेयर करना है तो मेरे साथ बेड भी शेयर करना होगा। और पता नहीं क्यों मीरा उसकी इसको बड़ी आसानी से मान गई थी और उसी के बेड पर उसी के साथ रहती थी। लेकिन दोनों के बीच कभी कोई हद पार नहीं हुई थी। ऋषभ बस कभी कभी उसे जज्बात से भरी निगाहों से देखता तो उसका दिल एकदम धक से हो जाता और वह करवट बदल लेती और ऋषभ गहरी सांस लेकर रह जाता। उसके साथ वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, शायद उसकी तरफ से हाँ का इंतजार कर रहा था। और यह मौका उसे उस रात मिला जब एक रात ऋषभ घर आने में लेट हो गया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था और वह फोन करके नहीं बता सका था कि आज वह लेट हो जाएगा। उसके इंतजार में मीरा बुरी तरह बेचैन हो रही थी। अंदर बाहर के चक्कर पर चक्कर काट रही थी, लेकिन बच चुके थे और वह अभी तक घर नहीं लौटा था। अनजाने से डर उसके दिल में सर उठाने लगे थे। अनजाने से घड़ी ने बजाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। पापा से कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो ये ख्याल ही उसकी जान निकालने लगा था। और तब उसे एहसास हुआ कि वह ऋषभ से भले गुस्सा थी, लेकिन अब उसका गुस्सा भी उतर चुका था, बल्कि उसके दिल में ऋषभ के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। और जब रात के बजे उसे उसके गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो जैसे उसके दिल को सुकून आया था। वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गई। ऋषभ कमरे में आया
तो उसे लगा मीरा सो रही है, लेकिन वह सो नहीं रही थी, बल्कि जो इतनी देर से रोती रही थी अब हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। उसके कांपते बदन को महसूस करके ऋषभ को हैरानी हुई थी। वो उसके करीब बैठा। मीरा, आर यू ओके? रो क्यों रही हो? वो परेशान हुआ था, जबकि मीरा को अब खुद पर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एकदम उठकर बैठी और ऋषभ के सीने से लिपट गई। आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरी जान निकाल ली। इतनी देर से घर क्यों आए हैं? वो रोते रोते ना जाने क्या को कहीं कुछ हो ना जाए, यह सोचकर वो रोते रोते ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि ऋषभ के दिल में तो एक सुकून की लहर उतरी थी। वो खींचकर और अपने नरम होठों से उसके माथे को छू लिया। बारिश बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए लंबे रास्ते से आना पड़ा और स्विच ऑफ था, इसलिए बता नहीं सका। सॉज यार, वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जबकि वो दोबारा से उसके सीने से लग गई थी। खाना लाऊं आपके लिए? उसने अब उसके सीने से अलग हटकर पूछा। नहीं, बस फ्रेश होना चाहता हूं, वो उसके बाल ठीक करता हुआ बोला, जबकि मीरा ने सर हाँ में हिला दिया। फ्रेश होकर वो बेड पर सोने के लिए लेटा तो मीरा को अपनी तरफ ताकते पाकर ऋषभ का दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा। आज उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो मीरा को अपनी बाहों में भर ले, उस पर अपना हक जता दे, उसे अपने होठों से छूकर महसूस कर ले। जबकि मीरा के जज्बात भी आज कुछ अलग नहीं थे। वो खुद आज ऋषभ के करीब जाना चाहती थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसके दोस्त की कॉल थी, जो पूछ रहा था कि घर पहुंच गए या नहीं। फोन पर बात करते हुए वो महसूस कर रहा था कि मीरा की नजरें पर एक हल्की सी मुस्कान ही टिकी हुई थी। उसके होठों को उसने मुड़कर मीरा की ओर देखा तो मीरा ने सटपटाकर अपनी नजरें झुका ली। तुम्हारा ही हूं यार, चाहे तो पास आकर भी मुझे देख सकती हो, वो हल्के से शरारत से मुस्कुराते हुए ऑफर कर रहा था। जबकि मीरा भी चुपचाप सरकते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख चुकी थी और ऋषभ ने भी उसे खींचकर अपने सीने में भी लिया। दोनों के दिलों में एक सुकून सा उतरा था, जो ना जाने कब से एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, अब एक दूसरे की बाहों में सुकून पा रहे थे। सॉरी यार, वो उसके कान में धीरे से सरगोशी करते हुए बोला। किस बात के लिए? मीरा को हैरानी हुई। उस दिन तुम्हारे नाजुक से होठों को कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे गया था। गुस्से में दर्द हुआ था। वो उसे चाहत भरी नजरों से निहार रहा था। हम बहुत ज्यादा मुंह फुलाते हुए उसे शिकायत कर बैठी। आज नहीं होगा। वो धीरे से उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में ले गया और बड़ी ही नरमी से उसके होठों का जाम पीने लगा। उसका सर तकिए पर रखते हुए एक हाथ से उसके नाइट गॉन की डोरियां खोल गया, जबकि वह गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो इन खूबसूरत पलों में डूब जाना चाहती थी और जब इन खूबसूरत पलों में डूब जान स्पर्श महसूस हुआ तो वह मचल उठी थी। बड़ी शिद्दत से उसने ऋषभ के बालों में उंगलियां फंसाई थी। वो अपना सब कुछ आज ऋषभ के हवाले कर चुकी थी और ऋषभ भी उसके नाजुक वजूद पर टूट कर बरसा था। उसके हर अंग को मोहब्बत में भिगोकर रख दिया था। कुछ महीनों के बाद एक दिन जब मीरा ने हिचकिचाते हुए ऋषभ को बताया कि वो मां बनने वाली है, तो ऋषभ की आंखों में खुशी से नमी उतर आई थी। उसने मीरा का हाथ थामकर अपने होठों से लगाया तो मीरा के होठों पर एक मुस्कुराहट खिल उठी थी। आंखों में आंसू खिल उठी थी। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ऋषभ ने भी खुशी से मीरा को गले लगा लिया और बताया कि दीदी अगले ही हफ्ते इंडिया आ रही हैं और अब तो तुम्हारी गोद भराई की रस्म करके ही जाएंगी। मीरा ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से अपना सर टिका दिया था। उसकी जिंदगी में यूं अचानक खुशियां भर जाएंगी, उसने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।